हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में आज हम बात करेंगे बिजनेस लीगल एस्पेक्ट के बारे में समझेंगे। अब बिजनेस लीगल एस्पेक्ट है क्या, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पहला इसमें आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि आपका 1872 1872। तो ये बेसिकली जो आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं सेल्स एक्ट। तीसरा इसमें हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप। एंड फोर्थ पढ़ते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। एंड फिफ्थ पढ़ते हैं कंपनी एक्ट 1956। एंड नाउ सेकेंड आपका कंपनी एक्ट 2013 अर्थात 2013। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है LLP अर्थात लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप। और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपका आता है आपका GST, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिकली ये जो टॉपिक है, अगर आप इनको अच्छे से आप तैयार करते हैं तो यहाँ से आप क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन बेसिक इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझो। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाते। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, एक एक करके लिख लिख के बात करते हैं। पहला आपका होता है कौन सा टॉपिक है, आपका कौन सा? बिजनेस लीगल एस्पेक्ट। ये बेसिक आपका एक तो टॉपिक है, ठीक। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अब जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुबंध अधिनियम। 1872। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स एक्ट। सेल्स एक्ट 1930। एंड नाउ सेकेंड पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932। और नेक्स्ट उसके बाद कंपनी एक्ट 1956। ये सब सिलेबस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद कंपनी एक्ट 2030। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कब आया? 2005, ठीक है, कब लाया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका LLP, जिसको बोलते हैं लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ते हैं GST अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बेसिक चीज आपका ये कब लाया गया? 2017। ये बेसिक चीजें, इतना आपका अगर टॉपिक अच्छे से आप तैयार करते हैं तो आपके लिए क्या होता है, बिजनेस लीगल एस्पेक्ट का ये बेसिक टॉपिक इतना ही है। बाकी अब इसी में कुछ एडवांस चीजें क्या बनता है ये भी बताते हैं। सभी को कंबाइंड करके, सभी को एक प्रकार से कंबाइंड क्या कर दिया। आप ध्यान से देखिए, ऐसा कौन सा एक्ट जिसमें कोई नया एक्ट जोड़ सकता है, किसी में भी कोई गवर्नमेंट नया पॉलिसी। अब जिससे पहले 1872 1872 पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, इंप्लीमेंट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जो कि आपका आर्टिकल 370 ये तब तक
इम्प्लीमेंट लागू नहीं, अब लागू हो गया, हट गया, ये हटा नहीं, इसमें जो एक प्रकार से रुकावट था इस आर्टिकल के अनुसार क्या उस चीज को रिमूव कर दिया गया। अब पूरे भारत में इस एक्ट को लागू किया गया। तो हो सकता पूछ ले कभी कभार कि 1872 एक्ट जो है 1872 क्या पूरे भारत में अब जो है लागू होगा? तो यस, इस चीज को समझना। नेक्स्ट टॉपिक हम बात अभी शुरुआत ये देखिए, यही चीज आपका एडवांस होता है, जो करंट की चीजें पढ़ना पड़ता है। क्या क्या? करंट की चीजें, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये बेसिक चीजें अगर आप पढ़ते हो इन सबको जोड़ के तो आपका एडवांस लेवल, एडवांस लेवल नॉलेज जो होता है, नॉलेज इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके समझते। पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? देखिए, इसको बोलते हैं अनुबंध के अधिनियम 1872। इसमें आप क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे? ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वाइडेबल क्या है, वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, यही बेसिक चीज इसमें आप पढ़ते होंगे। अब शुरुआत में आता ऑफर क्या है। आप कभी मार्केट जाइए, बाजार में जाइए या किसी भी जगह पर आप पर्टिकुलर जाते हैं तो वहां पर आप कोई चीज ऐसे देखते हैं बाहर, जो एक डमी, जिसको बोलते हैं डमी या डंपिंग बोलते हैं, बाहर कोई वस्तु ऐसे मान लीजिए रख दिया गया, आईफोन का पता चला, मोबाइल का बहुत बड़ा एक ऐसे डमी के रूप में कवर बना के रख दिया गया। आप उसको देखते हैं तो आपके मन में एक ऐसा ख्याल है कि डिजायर उत्पन्न होती है, कहाँ से मोबाइल मेरे पास होता, आईफोन या आईफोन 16 प्रो करके मेरे पास मोबाइल होता। तो बाहर जब उसको आप विज्ञापन के रूप में किसी चीज को देखते हो तो देखें वो क्या कर रहा हूँ, ऑफर दे रहा। ऑफर मतलब ये नहीं, ऑफर मीन्स आपको अपने तरफ खींच रहा कि देखिए मुझे। तो आप पहली चीज उसमें आप पढ़ते हैं ऑफर क्या है। जब उस वस्तु के लिए आप वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पे या काउंटर पे बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, इसकी कीमत क्या है, तो जब वो आपने ऑफर, उसने ऑफर दिया, आपने अपना एक्सेप्टेंस दे देते हैं, तो वहां पर एक बनता है प्रपोजल। तो जब इससे प्रपोजल होता है एक दूसरे के बीच में, सेलर और बायर के बीच में, एक पॉइंट हमेशा एक दूसरे से ही रहता है। तो सेलर और बायर बैठ के बात करते हैं, तो जैसे पैसा आप देते एक प्रकार से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके बाद पर्ची उर्ची बन करके बिल बन के आपके पास बिक जाता है, मोबाइल आपके पास आ जाता है। इसको बोलते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मोबाइल बिक चुका है। तो ये कहने मतलब शुरुआत किसी चीज का पहले ऑफर है क्या है, प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जब कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इलीगल अगर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा, मतलब व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थनीय हो जाएगा। एक होता वाइड, एक होता वाइडेबल। व्यर्थ हो जाएगा अर्थात व्यर्थनीय, अर्थात वो खत्म हो जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल का सारे फीचर सही है, रैम कितने ठीक है, जीबी इसमें बढ़िया काम करा, कैमरा पिक्सल ठीक अच्छा काम करा, फ्रंट कैमरा भी अच्छा काम करा, बैक कैमरा भी अच्छा काम करा, वॉइस क्वालिटी अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले अच्छी है, टच स्क्रीन अच्छी, तो आप कहेंगे भाई सब कुछ ठीक है, A1 क्वालिटी है, अब इस वस्तु को मुझे दे दो। तो पहले आपने देखा ऑफर, फिर हुआ प्रपोजल, फिर वहां पर एक्सेप्टेंस, देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लीगल तरीके से सही हुआ तो आपका बोला जाता है भाई इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपने कोई वस्तु अगर खरीदा या कोई भी चीज हो, वस्तुएं नहीं हो सकती है, रिश्ते भी होते हैं। आजकल जैसे आजकल देखते हैं शादी.com पे काफी रिश्ते भी होते हैं। तो लोग पहले क्या करते हैं, अब इस चीज को आप अच्छे से समझ जाएंगे। शादी.com पे क्या करते हैं लोग, वहां पर अपनी फोटो लगा देते हैं। अब किसी का फोटो आप देखें, वो रहता है मान लीजिए बचपन या 17-18 साल की उम्र या 22 साल की उम्र की फोटो लगा देता है, और आदमी प्रेजेंट टाइम पता चलो 40 साल की उम्र का है। एक प्रकार से वो ऑफर देता है, आपने उसको फोटो को देख के एक्सेप्टेंस कर लेते हैं। वो ऑफर दिया, प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब दोनों पक्ष सामने बैठे होते हैं। ऑनलाइन अगर आप बातें करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑनलाइन चीजों में क्या होता है, एक प्रकार से एक फेथ नहीं, विश्वास नहीं, तो वहां पर आपको वाइड हो सकता है, वाइडेबल भी हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वहां नहीं माना जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। लेकिन आजकल भी शादी.com पे भी लोग, कुछ लोग अच्छे भी हैं जिनको लगता है नहीं हम इस तरीके से समाज में या देश में हमें जिस लेवल तक जो व्यक्ति चाहिए हो सकता है वो ढूंढ ले या हम उसको ढूंढ ले। तो ये सब क्या किसके पार्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, ऑफर, ऑफर क्या है,
प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, टेंस क्या है, ऑफर, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा जब वो, कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा, जब वो लीगल हो, तब ये सारी चीजें पढ़ा जाएगा। अगर वो इलीगल होगा तो, इलीगल अगर होगा तो खत्म हो जाएगा, या वाइड हो तो वाइड एक के पक्ष हो, मतलब व्यर्थ हो जाएगा, मान्य नहीं होगा। वाइडेबल क्या होता है, जब वाइड मतलब दोनों की तरफ से खत्म, वाइडेबल किसी एक की तरफ से खत्म है लेकिन दूसरा भी उसको एक्सेप्टेंस दे रहा है, डेबल। ये बेसिक चीज आपको पढ़ना पड़ता है, यही है टॉपिक। ऑफर, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल, इलीगल, वाइड, वाइडेबल, ये बेसिक पॉइंट आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ना पड़ता है। आप चाहे किसी भी पॉइंट में चले जाओ, आप कहीं पर मान लीजिए किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हो पढ़ने के लिए, या किसी भी कॉलेज में, तो पहले आप क्या देखते हो, उसके वो भी अपना ऑफर निकालता है कि हमारे यहाँ इतने बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, इतने बच्चों का नौकरी लग गया, इस बच्चे ने इतना परसेंटेज लेके आया, इस बच्चे ने यहाँ पर इतने बच्चों ने टॉप किया। तो लोग क्या निकालते हैं, बड़े बड़े बैनर बोर्ड पे आजकल डिजिटल तरीके से उनका एडवर्टीजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं, भाई वो दिखाते हैं, आप उनको देख करके ऑफर आपको दिखता है कि ये हमारे लिए एक ऑफर मौका दे रहा है। जैसे लोग कहते हैं भैया बार बार सबको मौका मत दो। तो अगर उसका प्रपोजल आपने एक्सेप्टेंस कर लिया और एक्सेप्टेंस हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा, जब वो लीगल हो। अगर इलीगल होगा तो वाइड हो जाएगा, अगर दोनों तरफ से होगा तो वाइड हो जाएगा, और एक की तरफ से अगर गलत है तो वाइड डेबल हो जाएगा। व्यर्थ, व्यर्थ नहीं है, यही पॉइंट इतना होता है, आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें भी अलग अलग आर्टिकल जोड़ते हैं, धारा 11, धारा 15 ऐसे बोलते हैं अलग अलग, ठीक है, कोई 17, कोई 18, कोई 19, कोई 20, इस तरीके से करके इसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट जोड़ा गया है। तो आपको बेसिक चीज समझना है, इसमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, बस ये चीज हमें पता है। बाकी आप लोग सब ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, जिसमें मर्केंटाइल लॉ करके बोलते थे, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बुक्स होती थी, उसमें लोग पढ़ते थे सब। दूसरा बात करते हैं सेल्स एक्ट, सेम कंडीशन एकदम सेम टू सेम यही है, बस यहाँ क्या था, ये शुरुआती बेसिक फ्रेमवर्क बनाया, अब ये पूरा भारत में इंप्लीमेंट लागू होता है। अब आता है सेल्स एक्ट। सेल्स एक्ट मीन्स होता है बिक्री अधिनियम। अगर आप कोई वस्तु बेचते हैं तो वहां दो व्यक्ति का ज्यादातर नाम लिया जाता है, एक सेलर है, एक बायर है। सेम कंडीशन यही है, ऑफर देना, एक्सेप्टेंस देना, कॉन्ट्रैक्ट होना, लीगल होना। अगर एक ने कोई मटेरियल गलत दे दिया तो क्या हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा। अगर एक ने गलत दिया, दूसरे ने पैसा भी नहीं लिया, तो व्यर्थ का मतलब हो जाएगा वाइडेबल, अर्थात वाइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है। बाकी इसमें क्या ध्यान देना पड़ता है, सेलर और बायर का जो गुड्स होती है उस पर ध्यान दिया जाता है। कभी काल लोग बहुत अच्छी चीजें दिखाते हैं तो उसमें 2-3 बात भी कहते हैं, तो देखिए एक बार इसको आप ले जाइए, अगर खराब होगी तो मैं इसको बनवा दूंगा। दूसरा बोलते हैं कि अगर 3 मंथ के अंदर खराब होती है तो आपको नया मिल जाएगा, जिसमें 2 पॉइंट को ज्यादातर पढ़ना पड़ता है। एक होता वारंटी, एक होता है गारंटी। वारंटी मीन्स होता है अगर कोई चीज टूट गई है, फूट गई है, तो लाइएगा दोबारा उसको क्या होगा, रिपेयरिंग कर दिया जाएगा, बना के आपको दे दिया जाएगा। और गारंटी में क्या होता है, अगर कोई भी चीज टूट गई या खराब हो गई तो उसको हम वापस नहीं करेंगे, बल्कि एक उसी के आधार पे एक नया प्रोडक्ट सेम टू सेम वही चीज आपको देंगे। जैसे आपने मान लीजिए iPhone 16 Pro आपने परचेज कर लिया, अब वो पता कोई भी उसमें बाय मिस्टेक हो गया, उसके डिस्प्ले खराब हो गई थी, या टच स्क्रीन खराब हो गई थी, या वो काम नहीं कर रहा, तो अगर उसमें वारंटी देगा होगा तो उसको बना के दे देगा। अगर गारंटी दिया होगा तो उस मोबाइल को अपने पास रखे आपको नया मोबाइल दे देगा। ये होता है वारंटी और गारंटी। इस पॉइंट को इतना ही चीज याद रखना, इसमें 2 पॉइंट थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ देना। ये सारी कंडीशन होती है, ऑफर, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल, इलीगल, वाइड, वाइडेबल, प्लस इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 2 पॉइंट, कौन सा, वारंटी और गारंटी। इसलिए आप देखते हो जब मार्केट जाते हो लोग बोलते भी है कि वारंटी क्या है, गारंटी, वारंटी एंड गारंटी। ये बेसिक चीज को याद। वारंटी मतलब रिपेयरिंग, गारंटी मतलब न्यू प्रोडक्ट, सेम टू सेम या न्यू प्रोडक्ट,
ऐसा नहीं है कि आपको कोई दूसरा देंगे, सेम वही प्रोडक्ट जैसा आपने खरीदा था सेम वही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो बस 2 पॉइंट इसमें आपको सेल्स एक्ट में जोड़ दिया जाता है। सेल्स एक्ट में यही पॉइंट को आपको ध्यान रखना प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पर एक पॉइंट अब नया आजकल जुड़ गया सेल्स एक्ट में, एक होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 2019। इस चीज को ध्यान रखना। अब एक नया एक्ट इसमें जोड़ दिया गया है। अगर कोई वस्तु आप जिसे झूठ बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं कि नहीं ये तो मैंने ऐसा नहीं कहा था, तो आपको पर्ची देना पड़ता है, ओरिजिनल बिल बना के देना पड़ता है। क्योंकि ओरिजिनल बिल के आधार पे क्या करेगा, कंज्यूमर के साथ अगर आप मिसबिहेव करते हैं तो कंज्यूमर क्या करेगा, इस एक्ट के अधीन क्या कर देगा, वो डिस्ट्रिक्ट में पहले अपना कंप्लेन करेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेन इसकी सुनवाई नहीं होगा तो स्टेट में जाएगा, स्टेट में सुनवाई नहीं होगा तो सेंटर जाएगा। अब ये कहाँ DC होता है ना, जैसे आपका होगा लोकल कोर्ट जिसको बोलते हैं DC डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पर अगर सुनवाई नहीं होगा देन ही गो टू द स्टेट गवर्नमेंट अर्थात हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अगर सुनवाई नहीं हुआ, उसका हायरिंग नहीं हुआ, देन ही गो टू सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार के उसके पास एक राइट है किससे कम, ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इस एक्ट के अधीन जो सेलर है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है और उसको पेनाल्टी भी वही पेनाल्टी देना पड़ सकता हो सकता है उसको जेल भी हो सकता है, ये भी है। इसलिए बेचने वालों और खरीदने वालों, तभी बोलता नहीं जागो ग्राहक जागो। अगर कोई व्यक्ति कम वेट करके कोई वस्तु तौलता है, आजकल देखिए लोग कहेंगे भाई ये आधा लीटर का जो पैकेट है दूध है, अब उसे 50 ग्राम कम कर दिया। अगर कंज्यूमर चाहे तो उस पर केस कर सकता है कि जब आप बोलते हो कि इतना वजन के साथ इतने रुपए का है, आप पैकेट बड़ा दिखा रहे हो लेकिन उसमें मटेरियल कम है। जैसे चिप्स का पैकेट आता है, उसमें बस 2 रुपए का आलू का मटेरियल भी नहीं होता, लेकिन वो 10 रुपया लेता है। क्यों? इसमें कंज्यूमर अगर चाहे तो इसको कह सकता है, शिकायत कर सकता है, क्योंकि वह उसके राइट, हम पैसा देके कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं, हवा थोड़ी उसमें खरीदने गए थे। तो यही पॉइंट को आपको याद रखना। अगला पॉइंट आपका होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स होता है, इसमें 4 पॉइंट को ध्यान में रखना। पार्टनरशिप में सबसे पहले आपको एक डीड पढ़ना होता है। ये डीड क्या होता है दोस्तों? डीड जो होता है एक प्रकार से A4 साइज या जो भी है, एक प्रकार से पेपर होता है A4 साइज के तरीके से। आप अगर 2 पार्टनरशिप हो, 2 व्यक्ति हो, आपस में मिलकर कोई व्यापार करना चाहते हैं, A और B या C भी आ जाए, D भी आ जाए, कोई भी आए, तो इनके लिए सबसे पहले एक डीड भरना पड़ता है। डीड एक प्रोस्पेक्टिस, एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो तैयार करना पड़ता है, जिसमें कितना आपका शेयरिंग है, कितना उनका शेयरिंग है, किस टाइम ये आपका पार्टनरशिप एक्ट के अधीन कौन सा अपना कंपनी या बिजनेस बनाते हो, तो इसके अनुसार आपका सारा प्रोसेस इसमें दर्शाना पड़ता है। बाई चांस कभी भी कोई पार्टनरशिप बोलता नहीं मैं तो इतना पैसा लाया था और मुझे प्रॉफिट कम दे रहे हो, अगर दोनों में कोई वाद विवाद हो जाता है तो ये क्या करते हैं, इस डीड के आधार पे क्या करते हैं और इस एक्ट के अनुसार आप कोर्ट में जा सकते हो। इसीलिए अगर कभी कल आप अगर डीड नहीं बनाए हो तो जो है इस एक्ट के अधीन 1932 पार्टनरशिप के एक्ट के अधीन आपका पार्टनरशिप जो भी आप लोग जैसे घर में बैठ के लोग चाय पानी पे बात करते हो तो बात नहीं होगी, वो प्रूफ के साथ बात करेगी। अगर प्रूफ नहीं होगा तो आपका वाइड मान लिया जाएगा, आपका पार्टनरशिप रद्द कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्टेंस नहीं देगी। इसलिए सबसे पहले डीड होना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ते हैं। पार्टनरशिप बेसिकली एक होता एडमिशन, दूसरा रिटायरमेंट, तीसरा डिसोल्यूशन, चौथा डेथ, एक होता स्लीपिंग पार्टनर, एक होता माइनर पार्टनर। अब एक एक करके बात करते हैं। पार्टनरशिप का एडमिशन मतलब क्या होता है, मान लो मेरा एक कोचिंग है, मैं अपना चलाता हूँ, ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, कुछ ऑफलाइन भी कर देता हूँ। तो अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है, बोलता है मैं आपके साथ पढ़ाना चाहता हूँ, तो बोलूँगा ठीक है सब कुछ तो मेरा है, आप कितना पैसा लगाओगे, आप भी कुछ लगाओगे, तो बोलेंगे ठीक है मैं भी 30% आपको दूंगा। बोले चलो ठीक है भाई, तो मेरा जितना शेयर है उनका जो शेयर है, तो जब ए और बी मिलेंगे तो आपने देखते होंगे ए और बी तो प्लस होता है। ए और बी का शेयर जब प्लस होगा मतलब ए और बी, ए मान लीजिए मैं हूँ, बी कोई नया आके जुड़ता है, तो ए और बी जब मिलेंगे तो सबसे पहले एक डीड भरा जाएगा लिखित रूप में, ये आपका शेयर है, ये मेरा शेयर है।
इस रेशियो में इतना पैसा प्रॉफिट जो होगा वो बटेगा। इसलिए आप उसमें रेशियो अनुपात में उसको बांटते हैं, 1/2 1/3 अलग अलग करते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, जो बनता है वो रेशियो आप बांटते हैं। मैथमेटिक्स तरीके से उसको क्या करते हैं, आप कैलकुलेशन करते हैं। तो पार्टनरशिप का पहला होता है एडमिशन, दूसरा होता है पार्टनरशिप का रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और पार्टनरशिप का डेथ होगा तो वो भी समझो कि गायब हो गया तो माइनस होगा। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन तो माइनस होगा। पार्टनरशिप अगर कोई माइनर पार्टनरशिप है जिससे कोई डेथ हुआ है, अगर जुड़ना चाहता तो प्लस हो जाएगा। ये भी कंडीशन कभी काल क्या होता है, चेंज होता रहता है। क्यों? लेकिन माइनर अगर पार्टनरशिप होगा, प्रॉफिट का हिस्सेदार होगा, लॉस का हिस्सेदार नहीं होगा। और पार्टनरशिप कभी भी आप करो तो कम से कम आपका एक होता है हिडन पार्टनरशिप। आजकल हिडन पार्टनरशिप क्या है, जैसे बाहर लोग दिखाते हैं कि एक ही नाम से 2 बिजनेस नहीं चलाया जा सकता, लेकिन उनका हिडन पार्टनरशिप होता है। मैंने एक ऐसे कोचिंग था, पढ़ाते थे, आज भी है, AKN इस तरीके। कभी आप जो बच्चे पढ़ते हैं, लक्ष्मी नगर में ही है, दिल्ली में, लक्ष्मी नगर दिल्ली में है AKN, जिसका नाम था आशीष ग्रोवर, नीतीश कुमार, कैलाश ठाकुर। तो बल्कि कभी उनके यहाँ मैं बहुत पहले एक बार पढ़ाई करने गया था, तो क्वेश्चन ऐसे ही था, सेम टू सेम पार्टनरशिप का। मैंने उससे पूछा सर से कि सर आप कहते हो कि सेम एक ही नाम से बिजनेस नहीं चलाया जा सकता, लेकिन आप यहाँ पर AKN 2 नाम से बिजनेस क्यों चलाते हो? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा आंतरिक मतलब रिलेशन है। तब मैं समझा इसका मतलब है, इसको बोलते हैं हिडन पार्टनरशिप। बाहर दिखाएंगे कि हम अलग अलग काम करते हैं, लेकिन अंदरूनी में वो दोनों एक होते हैं, जिसको बोलते हैं हिडन पार्टनरशिप। उसी में एक होता माइनर, एक होता है स्लीपर, जिसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनरशिप। स्लीपिंग मतलब जैसे कोई पैसा लगा दिया, अपना कहीं भी घूम रहा है, टहल रहा है, लेकिन जैसे प्रॉफिट होगा अपना हिस्सा ले लेता है। इसलिए हमें पार्टनरशिप को बेसिक चीज को जानना बहुत जरूरी है कि हिडन पार्टनरशिप क्या है, डिसोल्यूशन क्या है। अब जैसे डेथ होता है, डेथ मतलब कोई डेथ मर गया, पार्टनरशिप तो खत्म। अगर उसके कोई परिवार का हिस्सेदार तो उसमें जुड़ सकता है, उसको नॉमिनेट कर दिया जा सकता है, उसमें जोड़ा जा सकता है। और एक होता है रिटायरमेंट, कोई बोलता भाई मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसका जो भी पैसा होगा, शेयरिंग होगा, कैपिटल उसके हिसाब से जोड़ के उसको दे देंगे और माइनस कर देंगे। तो कब माइनस होगा कब प्लस होगा, ये बेसिक चीज आपको कैलकुलेशन करके पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कंपनी एक्ट 1956। ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए आपने पढ़ेंगे शेयर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, अलॉटमेंट क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, फाइनल कॉल क्या है। उसके बाद आप पढ़ते शेयर में प्रेफरेंस शेयर क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, अब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है, रिडीमेबल क्या है, नॉन रिडीमेबल क्या है, पार्टिसिपेटिव क्या है, नॉन पार्टिसिपेटिव क्या है, क्यूमुलेटिव क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव। ये सारे पॉइंट आप पढ़ते होंगे, कुछ माइंड में रिकॉल हो रहा होगा। तो ये पॉइंट जो हम कंपनी एक्ट जब पढ़ते हैं, तो कंपनी एक्ट ओनली जो शेयर मार्केट के ऊपर बात करता है। आजकल देखते होंगे लोग कहते हैं शेयर में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, या आप मान लीजिए ग्रेचुटी या पेंशन, अलग अलग आप सुनते होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, LIC क्या है, LIC लाइफ एंड इंश्योरेंस क्या है। ये सारे पॉइंट आप सुनते होंगे, विज्ञापन में आता है। ये सब क्या करता है, ये जो एक्ट होता है कंपनी एक्ट, ये शेयर की बात ही करता है। अब शेयर क्या है भाई, मैं हूँ कोई व्यक्ति और मैंने कोई कंपनी बनाया, तो हम 2 लोग मिलकर के हमारे शेयर है। अब मैं क्या करता हूँ, सोचता हूँ इस कंपनी का अपना कुछ शेयर बेचा जाए। अब शेयर मतलब ये नहीं कंपनी बेच रहे हैं, कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बनाया, तो उस कंपनी बोले इसको मैं बेचता हूँ, या कंपनी तो मेरे प्रोडक्ट जो कोई खरीदता हो क्या होता है, उस कंपनी का हिस्सेदार नहीं बल्कि वो कंपनी का शेयर परचेज करता है। तो जब वो शेयर परचेज करेगा तो कहीं दूसरे को बेचेगा, यही तो होता है। उसको जब प्रॉफिट होगा तो शेयर मार्केट में आपने बेसिक चीज देखते होंगे, जिसको बोलते हैं BSE क्या है, निफ्टी क्या है, बॉम्बे ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ये बेसिक चीज आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल क्या है, कभी उसमें बुल और बियर, एक भालू होता है और एक आपका बैल होता है। कभी बड़े बड़े ATM मशीन में, इंडस बैंक में जाना, उनके ATM मशीन में देखना, वहाँ पर ऐसे एक बुल बना होगा और एक जो बियर बना होगा, उन दोनों का अलग अलग मैसेज होता है। कहते हैं कि अगर जो बुल जो बैल है अपना सींग उठाता है, तो इसका मतलब शेयर की जो है प्राइस बढ़ रही है, शेयर बहुत अच्छा रेट में जा रही है। अगर बियर ऐसे अपना क्या किया, ऐसे सीधे करता है, ऐसे गर्दन किया, सीधे ऐसे किया हुआ है ऐसे, तो कहेंगे इसका मतलब क्या है, ना शेयर का रेट बढ़ रहा है ना घट रहा है। अगर बुल नीचे कर दिया गर्दन, तो इसका मतलब शेयर का रेट डाउन हो रहा है।
ये अलग अलग उनका कोऑर्डिनेशन तरीके से बात करते हैं, डिनोट करके बताते हैं, समझाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहले कंपनी एक्ट 1956 में क्या क्या पढ़ना है। पहले शेयर क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो पहले कंपनी क्या है, कंपनी के लिए एक राइट होता है भाई 50% या 50 जो भी है 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ इतने लाख तक का अगर आपके पास पैसा है तो आप एक कंपनी बना सकते हो। और उस कंपनी जो बनेगा इस एक्ट के अधीन कंपनी बनना चाहिए। जो भी इसका नियम है, कितना आपके पास एसेट्स होना चाहिए, कितना आपके पास लायबिलिटी होना चाहिए, कितना आपके पास लेनदारियां, कितना देनदारियां, ये जो हिंदी मैंने बोला लेनदारियां मतलब कितना क्रेडिटर कितना डेटर, ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। तो बैलेंस शीट आपने अगर पढ़ा होगा एसेट्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, तो ये बेसिक चीज पहले आपके पास बैलेंस शीट में आपके पास 50% इतना पैसा हो शेयरिंग के रूप में आपके हिस्सेदारी को, तब आप कोई कंपनी बना सकते। जब आप कंपनी बनाओगे तो अपना शेयर बेचिए, कुछ भी प्रोडक्ट बनाइए। आप देखते हो जैसे टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी शेयर में क्या, अब टाटा कंपनी क्या क्या चीजें बनाती है। अब मान लीजिए वो आयरन बनाती है, नमक बनाती है, जहाज की पार्ट बनाती है, ऐसा कोई प्रोडक्ट अब बचा नहीं जो ना बनाती हो, तो आप क्या करते हो उसके वस्तु को परचेज करते हो कि नहीं करते हो, तो वो अपनी वो शेयर बेचते रहते हैं। तो जब आप खरीदते हो तो अगर सस्ते में खरीदे फिर जिस दिन रेट बढ़ता है तो आप बेच देते हो उसको, आपको कुछ प्रॉफिट हो जाता है, यही तो होता है शेयर। लेकिन इस एक्ट के अधीन हमें क्या क्या पढ़ना होता है, बेसिक पॉइंट क्या है, जब हम शेयर इशू होता है तो पढ़ते हैं इशू ऑफ शेयर क्या है। जब ये शेयर को हमने परचेज कर लिया तो एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया तो उसको अगर हमने पैसा दिया कंपनी वाले को तो कंपनी पास जो पैसा जाता है उस पैसे क्या बोलता है, उसको बैंक में ट्रांसफर करता है। अब बैंक में जब पैसा जाता है तो बोलेगा मेरे पास कैपिटल है, ये मेरे लिए पूंजी है। कभी कभी शेयर जैसे अगर हम मान लीजिए किसी की हिस्सा मान लीजिए 20% हमने खरीदा, हमने सिर्फ 10% लिया, अभी 10% का पैसा नहीं पे किया तो उसको 2 कॉल में पैसा पे करना पड़ता है, एक फर्स्ट कॉल एक सेकेंड कॉल। अगर फर्स्ट कॉल पे किया सेकेंड कॉल नहीं दिया तो एक बार हमें और मौका देता, अगर हमने वापस नहीं किया दूसरी बार में पैसा नहीं पे किया तो हमारा जो शेयर होता है सब वो क्या कर लेता, फॉर फीचर कर लेता, उसको बोलते हैं हरण हो जाना। फिर वो शेयर किसी दूसरे को रीइशू करके बेच दिया जाता है। यही सारी पॉइंट आप अगर जो है पढ़ाई किए होंगे कंपनी एक्ट 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा टॉपिक इसी में आप पढ़ते हैं डिवेंचर, ऋण पत्र। सेम टू सेम यहाँ भी होता है। ऋण पत्र में सिर्फ क्या होता है, बैंक से आप कोई चीज खरीदते तो वहां आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट होता है। एक कंपनी एक्ट क्या करता है, शेयर की जांच करता है कि आपने जो भी शेयर इशू किया है या जो शेयर आपने एप्लीकेशन के रूप में या जो शेयर आपका अलॉटमेंट हुआ है या जो शेयर आपका फर्स्ट कॉल में या जो शेयर आपका फाइनल कॉल में, अगर आपने किसी प्रकार से कोई शेयर बेचा या नहीं बेचा तो उस प्रकार से आपकी एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, वो सारी चीज़ें आपको चेक की जाती है। लेकिन इसमें बेसिकली 3 और मेथड्स पढ़ना पड़ता है। एक होता एट पार, एक होता प्रीमियम, एक होता है डिस्काउंट। एट पार का मतलब होता है अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 में बेच दो भाई। अगर कभी काल होता है हम उसको प्रीमियम पे बेचते हैं, 10 रुपये का शेयर था 2 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा जोड़ करके बेचते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। और एक होता है आपका डिस्काउंट, 10 रुपये का शेयर था मैं उसको 8 रुपये में बेचा तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। ये बेसिक पॉइंट को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जब आपका कंप्लीट हो जाता है एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, ये सब करने के बाद जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसी हिसाब से हम एंट्री भी करते हैं। एंट्री क्या करते हैं, कंपनी अपनी अलग एंट्री करेगी और जो शेयर परचेज किया वो अपने यहाँ अलग एंट्री करता है। इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। जब आप बेसिक अकाउंट पढ़े होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जिसमें गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्रूअल, उसी प्रकार से दूसरा आप कैसे पढ़ते हैं डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट मतलब डबल एंट्री सिस्टम। हमें जिसको दूसरे को अपने अकाउंट में डेबिट करेंगे वो हमें अपने अकाउंट में डेबिट करेगा। एक प्रकार से दूसरे डेबिट करते हैं। जैसे मैं अगर मान लीजिए शेयर खरीदा तो शेयर खरीदा मतलब परचेज, तो मेरे पास क्या है शेयर, तो शेयर अकाउंट टू क्या किया, परचेज किया। अगर मैंने उधार लिया तो नाम डालूंगा, अगर कैश है तो उधार का नाम नहीं पड़ता। ये पॉइंट को याद रखना। उसके बाद बाई बीइंग करके नारेशन लिखते हैं। जो बच्चे टैली सीखे होंगे वो काफ़ी सब चीज़ों को याद होगा। अच्छा, ये तो हो गया कंपनी एक्ट 1956। और भी इसी में आप बाकी 2-4 चैप्टर और पढ़ते हो, उसको भी हिंट करके बता देता हूँ।
कंपनी एक्ट में उसके बाद और भी पढ़ते हैं, जैसे वैल्यूएशन ऑफ शेयर, गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड अमलगमेशन। ये थ्योरी रूप में, इसको आपको समरी रूप में बताता हूँ। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी क्या है? जिस कंपनी की शेयर 50% से ज्यादा होती है और दूसरी कंपनी को पता चला 50 से कम है, उसकी हालात ठीक नहीं है, तो आप उस कंपनी को आप क्या करते हो? होल्ड कर लेते हो, परचेज कर लेते हो, अपने आप में शामिल कर लेते हो, इसको बोलते हो होल्डिंग कंपनी। लेकिन कभी काल ये भी देखिए, कोई कंपनी दूसरी कंपनी को अगर बेचती, जैसे मान लीजिए ए नाम की कोई कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी बात करते हैं। मान लीजिए ए नाम की कोई कंपनी है और यहाँ पर एक बी नाम की कंपनी है। एक ही हालात 50% के बजाय 55% इसके पास शेयर ठीक ठाक है, इसकी शेयर जो है 45 आ गए, घाटे में चल रही है। तो बी सो कहती है ऐसे कि भाई साहब आपको अगर खरीदना तो मेरी सभी शेयर मेरी कंपनी को परचेज कर लो। बोलेगा ठीक है भाई। तो जब ए के द्वारा बी को किसी कंपनी को परचेज किया जाता है, अपने आप पे समाहित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता हो, तो इसी को बोलते हैं होल्डिंग, मतलब उसके पूरे शेयर को होल्ड कर लिया, तो होल्डिंग कंपनी, और इसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट को याद रखना पड़ता है कभी का, लेकिन इसी एक्ट के अधीन हम सारा चीज कैलकुलेशन करते हैं। क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं? इसमें मेथड लगाते हैं बेसिकली। कंसीडर्ड मेथड क्या है, परचेजिंग मेथड्स क्या है, ये बेसिक इसका मेथड। एक होता है पेमेंट मेथड्स, तो कंसीडर मेथड, पेमेंट मेथड और परचेजिंग मेथड्स के माध्यम से हम इस पे क्या करते हैं? कैलकुलेशन। किस चीज पे कैलकुलेशन करते हैं? अगर मान लीजिए इस कंपनी की गुडविल अच्छी थी, कभी काल होती है गुडविल बहुत अच्छी थी बट उसने मेंटेन नहीं कर पाया, तो गुडविल अगर अच्छी है और ए ने इसको खरीदा है, तो इसके लिए ए के लिए गुडविल क्या कैपिटल होगा या रिजर्व, या आपका कैपिटल रिजर्व होगा? तो दोस्तों इसके लिए कैपिटल होगा। क्यों? अरे भाई किसी की अच्छी गुडविल है और वो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ गया, मान लीजिए मेरी कोचिंग मैं अपना चलाता हूँ और किसी को बहुत अच्छी नामी कोचिंग है, मैं उसके साथ अपना मेल मर्ज कर लूँ, तो क्या हुआ? नाम तो उसका है ना। तो मैं अगर मान लीजिए मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, मैं अपनी बात, मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, किसी कंपनी गुडविल अच्छी नहीं है और मैं उसके साथ मिल गया, जो मेरी गुडविल जाएगी उसके साथ, उसके लिए क्या बनेगा? कैपिटल बनेगा। ये पॉइंट को याद रख, किसके लिए कैपिटल बनेगा, किसके लिए रिजर्व बनेगा, कैपिटल रिजर्व कब बनेगा, तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स हम सोल्व करते हैं। ये बहुत डीपली हो जाता है, बस इतना ही बताते हैं दोस्तों। तो आप इसी तरीके से वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और उसके बाद अमलगमेशन भी पढ़ते हैं। अमलगमेशन क्या होता है? एक 3 तरीके से होता है। ए और बी कोई कंपनी थी, एक ए और बी दोनों अपना नाम समाप्त करके एक नया नाम बना देते हैं। ए नाम की कोई कंपनी थी, वो बी को अपने आप में मिला लेती है तो ए बी नाम की बन जाती है। कोई कंपनी ए ही नाम की थी, वो क्या करती, स्वयं खत्म करके ए डबल ए करके नाम बना लेती है। तो इसके लिए भी कई अमलगमेशन मतलब ऑब्जर्वेशन, एक को दूसरे में जोड़ लेना, एक को अपना नया नाम दूसरा बना लेना, इस तरीके से होता। सेम टू सेम होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी सेम टू सेम कंडीशन में दिखती है, मेथड भी वही लगता है, यही होता है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर, इसी कंपनी एक्ट के अधीन हम पढ़ते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में क्या होता है? जो भी आपके पास शेयर है, पैसा, उसको कैसे आप वैल्यूएट करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कौन सा मेथड लगाते हैं, एनुअलिटी मेथड लगाते हैं, सुपर मेथड लगाते हैं, या आप कैपिटलाइजेशन मेथड लगाते हैं। इस मेथड से उसको आप कैलकुलेशन करते हैं। ये बेसिक चीज आपको हिंट करके बता रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट उसके जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है। टाइप्स ऑफ गुडविल क्या है? अब गुडविल में आप सुपर प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है, और जिसको औसत बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट क्या है, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट क्या किया, कैपिटल मेथड्स क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, ये बेसिक चीज आपको पढ़ना पड़ता है। एनुअलिटी मेथड्स क्या है, ये सारी चीजें आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पढ़ते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है? गुडविल को समझते हैं, आपका नाम, आपका ख्याति। जैसे कि मान लीजिए आपका कभी काल अपना कहते नहीं कि यहाँ मेरा कोई इज्जत नहीं है, इज्जत मीन्स आपको जो रिस्पेक्ट मिलता है, ये जो रिस्पेक्ट है वो आपका गुडविल है। आपका मतलब आप दूसरे व्यक्ति के साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे आचरण से उसके साथ, यू हैव टू रिस्पेक्ट फुल अकॉर्डिंग यू अदर पर्सन, यू हैव टू रिस्पेक्ट, मतलब खुद को अगर रिस्पेक्ट दे रहे हो, दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो, तभी कहेंगे भाई इसकी गुडविल बहुत अच्छी है। गुडविल ये नहीं है कि आपने क्या बोल दिया, क्या कह दिया। गुडविल हो आपने क्या बोला और किसको बोला, किस तरीके की बोला, वो बात कितना उसको अच्छा लगा, आप दूसरे के मन में किस तरीके का अपना विचार प्रकट करते हैं, अपनी सोच विचार को कैसे
उद्गृहित करते हैं। काफ़ी टफ हिंदी हो गया। तो इस जो बात होती है इसे बोलते हैं गुडविल, ख्याति, नाम, यश, ये पॉइंट होता है। तो वो उसमें क्या क्या वही है, सबको जोड़ के पढ़ो, कैपिटलाइजेशन मेथड लगाओ, एनुअलिटी लगाओ, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया आपका कंपनी एक्ट 1956। दूसरा बात करते हैं कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 क्या होता है दोस्तों? पहले इसमें क्या था, कुछ इसमें लोग बाद में, काफी पुराना एक्ट हो गया, इसमें कभी अमेंडमेंट नहीं हुआ। देखिए हमारा संविधान में 107 बार 8 बार संशोधन हो चुका, 100 से ऊपर ही हो गया। क्यों होता संशोधन? जैसे आप भी हैं अपने लाइफ में संशोधन करते हैं, आप एग्जाम देते हैं, अगर मान लीजिए कोई एग्जाम फेल कर जाते हैं, पास नहीं होते, तो बाद में आप अपना टाइम टेबल चेंज करेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, या आप क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किया, या हो सकता है एडवांस लेवल पढ़ाई नहीं किया, या मेंटोरशिप आपको अच्छे नहीं मिले, तो क्या करते हैं आप अपने आप को अमेंडमेंट करते, संशोधन करते, कौन सी बाई मिस्टेक थी, किस कारण से मैंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। ये पॉइंट में आप क्या करते, ध्यान देते। वैसे ही कंपनी एक्ट 2013 ने क्या किया, इस एक्ट को इस रूप में इसको अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन किया। तो जो ये कंपनी एक्ट 2013 आया, ये क्या क्या चेक किया? पहले क्या था, जो होल्डिंग कंपनी पढ़ते हो, सब्सिडरी कंपनी पढ़ते हो, अमलगमेशन पढ़ते हो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ते हो, हर एक पॉइंट आप पढ़ते थे शेयर कंपनी का। लेकिन शेयर कंपनी में शेयर को लेकर के लोगों के अंदर एक प्रकार से जैसे म्यूचुअल फंड है, आज भी आप जब ऐड आता है तो बोलते हैं आप दस्तावेज वगैरह सब कुछ अपनी जिम्मेदारी से पैसा इन्वेस्टमेंट करें। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ फ्रॉड भी हो सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है, इसीलिए कंपनी एक्ट आई। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो बिजनेस की बैलेंस शीट को चेक करती है। कभी कभार अगर किसी भी कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करो, या किसी भी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करो, सबसे पहले उस कंपनी का बैलेंस शीट पूछो, भाई मुझे बैलेंस शीट अपना दिखाओ। अगर वो अपनी बैलेंस शीट नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब झोल है, कुछ गड़बड़ है। अगर वो बैलेंस शीट आपको दिखाए, ठीक है। बैलेंस शीट से क्या पता चलती है, जैसे एक डॉक्टर किसी व्यक्ति का नब्ज पकड़ के बता देता है कि इनको बीमारी कौन सी है और कौन सी दवा देना पड़ेगा, उसी प्रकार से आपका बैलेंस शीट क्या करती है, व्यापार की स्थिति बताती है। अगर व्यापार प्रॉफिट में है, उसकी गुडविल ठीक है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारे कंडीशन सेल्स परचेज ठीक ठाक है, तो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करिए। अगर पता चला कंपनी ऑलरेडी ही वो क्या कर रही है, एक प्रकार से घाटे में चल रही है, प्रॉफिट को जाओ लॉस में चल रही है, अब आप उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा तो डूब जाएगा। इसीलिए कंपनी एक्ट क्या कहता है, उसको चेक करती है। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चेक किया जाता है, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करती है, ये चेक करती जो आप एट पार लगा रखे हो मेथड, वास्तव में शेयर की वैल्यू इतनी है। भाई अगर मान लीजिए पेन है, इस पेन की या मार्कर जो भी बोलते हो, पेन ही मानता हूँ, इसकी कीमत अगर मान लीजिए 20 रुपये है, ठीक। अगर इसमें आप प्रॉफिट जोड़ के चलो बात करते हैं, आप 23 रुपये 25 रुपये में बेच देते हो, 25 रुपये में इसको सेलिंग करते हो, तो मानते हैं चलो ठीक है। अगर आप बोलो कि इसको मैं 30 रुपये में बेचना शुरू कर दूँ, या इसको मैं 20 रुपये में बेचता हूँ, या 22 रुपये में बेच रहा हूँ, तो ये एक्ट क्या करता है, इसको चेक करेगा रियल उस पेन की कीमत है 25 रुपया, या वास्तविक रूप में रियलिटी में उसकी प्राइस 25 रुपये की अगर पेन दिखती है तो ठीक है भाई खरीद लो। ऐसा तो है नहीं पेन दिखा रहा 25 की, इसके अंदर क्वालिटी जो है वो 10 रुपये की दिखती हो, कि 5 मिनट उसको जैसे मैंने यहाँ पर राइटिंग किया, इसका इंक खत्म। अब बात समझ गए, ये क्या एक्ट कहती है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी क्वालिटी अर्थात मटेरियल तक की चेकिंग होती है, कि भाई ऐसा मत करो कि आप 10 रुपये की चीज़ दिखा रहे हो लेकिन उसमें 10 की चीज़ नहीं हो तो 5 रुपये की चीज़ है। इसीलिए बोला गया अब जो शेयर खरीदते हो तो उसकी पहले उसकी बैलेंस शीट चेक करो उस कंपनी की, क्या वास्तव में कंपनी जो मटेरियल सेल कर रहा है, जो बेच रहा है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ कभी कभार डिस्काउंट दिखाना, या ये 70% डिस्काउंट है, भाई आप इतना क्यों डिस्काउंट दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। ये दिखा देंगे भाई बिक्री नहीं है, सोचे कि बस आधे आधे डिस्काउंट कर दे, 70% डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन रियलिटी में पता चला 70 आप डिस्काउंट क्या कर रहे हैं। पहले से किसी की कोई भी एक चीज़ याद रखना, बिजनेसमैन कभी भी वो लॉस में नहीं होता है, लॉस में अगर कोई होता है तो कंज्यूमर होता है। आप सोचेंगे ये कैसी बात, भाई बिजनेसमैन है,
अब बिजनेसमैन पहले अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ की 20 रुपया उसका रेट है, 20 रुपया किसी वस्तु का रेट है, अगर इस पे मान लीजिए वो डिस्काउंट 5 देता है, 5% करता है, चलो मैं 5 दे, मान लो 15 हो गया, 15 में अगर वो बेच रहा 5 डिस्काउंट हो गया, लेकिन वो 5 डिस्काउंट से पहले क्या करता है, वो 20 में बेचता ही है, लेकिन आपको नजर नहीं आता। कैसे? वो लिख देगा, इसको क्या कर देगा, 25 रुपया लिख देगा, पहले से 25 जोड़ लेगा, तो बाहर लिखेगा 25, तो बोलेगा 5 रुपया डिस्काउंट है, तो तब भी बेचा कितने में, वास्तव में 20 ही रुपये में बेचा है। हमें दिखता है कि हमें डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट कभी नहीं जोड़ता, वो पहले डिस्काउंट ऐड करे, पहले सब कुछ बढ़ा के जोड़ लेगा, तब उसके बाद डिस्काउंट करता है। ये जो कहते हैं ना गेट वन, बोलते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो एक के साथ फ्री, गेट वन बाय टू गेट वन फ्री, इस तरीके जो दिखाते हैं वो पहले अपना कॉस्ट सब कुछ जोड़ लेते हैं, तब वो सेलिंग करते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों क्या करता है कंपनी एक्ट, उसको चेक करता है, एट पार है या प्रीमियम है या डिस्काउंट है। अब प्रीमियम क्यों दिखाते हैं, प्रीमियम इसलिए कि भाई महंगा करके आप क्यों बेच रहे हो, ऐसा तो है नहीं, महंगा इसीलिए बेच रहे हो। आप सोचते हो कि देखो मैं प्रीमियम इसलिए बेचता हूँ, मेरी गुडविल अच्छी है, मेरी मटेरियल बहुत अच्छी है, आप अच्छा बनते हो। देखते हो कि जो नए नए लोग, जब किसी नए जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते, जब नया नया दोस्ती होता है तो आपको अपने सामने अपना एक वो बनाता है, अपना एक भाव बनाना, मतलब समझ रहे हो, अपने आप को अपने सामने प्रेजेंट करने के लिए आपसे उच्च बनने का प्रयास करेगा। मेरे दादाजी तो पहले तोप चलाते थे, और पिताजी जो पहले बहुत बड़े जो है 1857 क्रांति लड़ चुके थे, बोलेंगे भाई आप तो पूरा ऐसा लग रहा कि राउडी खानदान से हो, ऐसा लग रहा है देश प्रेमी हो, तो इतना भैया आप क्या करते हो, इस वक्त जो है मैं तो इसरो का चेयरमैन बन चुका हूँ, ऐसे होते ना लोग, फेंकते रहते हैं, मैं कुछ ज़्यादा बात कर दिया, इस तरीके के लोग बोलते हैं। तो क्या करते हैं, तो भाई इतना कहने का मतलब कंपनी वही चीज़ चेक करता है, आप इतना महंगा क्यों बता रहे हो, वास्तव में हो कि नहीं होगा, ये रियलिटी को चेक करता है। अब क्या क्या चेक करेगा, बैलेंस शीट को चेक करती है। कंपनी एक्ट का जो रूल था उस रूल को यहाँ पर उसको संशोधन किया गया, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, प्लस वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, अमलगमेशन, कंसीडर्ड मेथड, परचेजिंग मेथड, पेमेंट मेथड, सभी रूल को ये क्या करती है, उसको चेक करती है। इसीलिए कंपनी एक्ट लाया गया था। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करो तो उससे बेसिक सारी चीज को याद रखो। अगला पॉइंट हम बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। ये क्या है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन है 2005 में, 2005 में लाया। इसको बोलते थे आरटीआई। अब आरटीआई मीन्स क्या होता है, जैसे आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आपका बेसिक राइट है, संविधान का जो आर्टिकल होता है आपका 14 से लेकर के लगभग 36 तक या 35 तक, तो इसमें आप जो पढ़ते होंगे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ क्या करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन किस चीज़ की बात को बताना चाहता है। भाई अगर अब आप देश के नागरिक हो, भारत के मूल निवासी हो, तो आपको क्या होता है, आपका अधिकार है सरकार की जो भी पॉलिसी बनती है, आपका राइट है उसको पढ़ने का, आप उनसे सवाल जवाब करने का। जैसे आपके गांव के मुखिया हो या विधायक हो, जो भी होते हैं, या आपके सीएम साहब हो आपकी स्टेट के, तो आपका राइट बनता है आप उनसे सवाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन आपका अधिकार है, राइट है टू इंफॉर्मेशन, सूचना जानने का। क्यों भाई, देश में आप जितनी पॉलिसी बनाते हो ये धरातल रूप पे तो दिखता नहीं है, ग्राउंड रूप पे दिखता नहीं है, सिर्फ कागज के पन्नों में ही क्यों है। बोलते हो चलो साइन इंडिया बनाएंगे, स्मार्ट इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे। भाई ये डिजिटल इंडिया कहाँ है, स्मार्ट इंडिया कहाँ है, स्मार्ट सिटी कहाँ है। तो ये बेसिक चीज आप क्या करते हैं, मेक इन इंडिया कहाँ है, कहाँ इंडिया की कौन से प्रोडक्ट किस जगह बन रही है, वो प्रोडक्ट कहाँ है। जब आप ये जानने का प्रयास करते हैं सरकार से, यही आपको इसी बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। बाकी इसमें वही चीज आपको जानना, भाई सरकार की सारी बातों को जान, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज है सरकार आपको सारी चीजें नहीं बता सकती, कुछ चीजें हमें अपनी चीजें हिडन के रूप में रखना पड़ता है। आप भी होंगे तो कुछ चीजें अपना हिडन के रूप में कुछ बातें रखते हैं, सब बातें नहीं बताते। क्यों? आपको भी डर है कि भाई मेरी पर्सनल बात है, अगर ये पर्सनल बात इसके सामने में खोल दिया, ये व्यक्ति जाके मेरा कोई कुछ भी कर सकता है, हो सकता है इसके मन में द्वेष भावना आ जाए,
आजकल यही देखिए द्वेष भावना क्यों है, पहले इतना नहीं था। अब हर एक व्यक्ति कंपटीशन है, कुछ नया करना चाहता है, सोसाइटी है, सबको अच्छी बात है, कंपेयर करना चाहिए, उनसे बेहतर बनने का कंपेयर करना चाहिए, ना कि उसको पीछे खींचने का। लेकिन आज की सोसाइटी ऐसी बन गई, एक दूसरे, अगर बहुत से बच्चे भी जैसे पास हुए, मैं बहुत खुश हूँ, मेहनत किए पास है, लेकिन उन बच्चों ने, जो बच्चे फेल हैं, अब उनको इस तरीके से, वो जब तक पास नहीं थे, देखिए सफलता किसी भी चीज़ का, अगर आप पढ़ाई करते हो, है ना, यू हैव टू रीड इन योर बुक्स, इन योर टेकिंग बाय द इंफॉर्मेशन, एनी फील्ड्स, कोई फील्ड हो सकता है। तो अगर आप पढ़ाई करते हो हर दिन, अगर उस एग्जाम में पास नहीं हो रहा, इसको नेगेटिव मत लो। आप सोचोगे ये क्या बात है, नेगेटिव क्यों ना लो? नेगेटिव इसलिए मत लो कि जिस दिन आपका जो एग्जाम, जो फील्ड आपका जहाँ होगा, मैं अपनी पर्सनल की बात बताता हूँ। मैं कभी डॉक्टर बनने का सोचा था, मैंने फार्म वार्म तैयार किया, एडमिशन के लिए बोला, तो बोला आपको नहीं मिलेगा एडमिशन। मैं निरस्ता में आ गया। फिर उसके बाद मैंने कॉमर्स पढ़ाई किया, कॉमर्स पढ़ाई करने के बाद मैंने कहा चलो सीए करने आऊँगा। तो वहाँ जब गया तो टीचर मुझे रटाता था। अब मुझे रटने की आदत है नहीं, क्योंकि उस वक्त मैंने मास्टर डिग्री भी कंप्लीट, बाद में मैंने कहा बाद में आया सीए करने, ये तो बेकार है, टाइम भी वेस्ट जाएगा, 3 साल ट्रेनिंग, 3 साल पढ़ाई, 2 साल ट्रेनिंग, 5 साल ऐसे जाएगा, कुछ बन नहीं पाऊंगा। तो वहाँ पर गया था मैंने, जिसका भी मैंने नाम लिया कोचिंग में पढ़ने, तो वहाँ पर वो रटाते थे। तो रटाने का मतलब, अब जैसे सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ऑफर क्या है, तो मुझे ये सुनना था ऑफर क्या है, क्यों इस चीज़ को हम पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ मेरा ये जानने का एक क्यूरियोसिटी था। तो उस चीज़ को मुझे थोड़ा सा और लगा, मैंने इस कोर्स को शुरुआत में ही छोड़ दिया। शुरुआत में होता ना, सीपीटी होता, आईपीसीसी होता, उसके बाद फाइनल मैंने किया नहीं, मैं छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री, फिर मैंने सोचा चलो यूपीएससी तैयारी करने में लग गया। उसके बाद साइड में मैंने एक बी प्लान बनाया, मैंने कहा चलो नेट का। तो मुझे ये फील्ड बड़ा अच्छा लगा। यूपीएससी मैंने 2-3 अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ। उसके बाद मेरा निकला, मैं सबकी मैंने लिखा, ये किया। लेकिन जो फील्ड आपका जहाँ बना होगा, एक चीज़ बताता हूँ दोस्त, जो फील्ड आपका बना होगा वहीं आप सेट हो जाओगे। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए आपका कौन सा लक्ष्य, हमें भी नहीं पता होता, जिस दिन जो समय होगा ना, हम खुद वहाँ पर सेट हो जाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि मेरा फील्ड यही है, टीचिंग का। कल के मान लीजिए मुझे यूपीएससी हो, कुछ भी क्वालिफाई भी कर गया, बन गया, तो मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लाइफ में एक मजा जो आता है अपनी बात कह के या किसी को बता के, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो जो आप खुद पहचानो आप अंदर क्या क्वालिटी है, एक बार अपने आप से बैठ कर सोचो कि मुझे मेरी ऐसी हैबिट है, कौन सी ऐसी आदत है, खुद से बात करो, या जो आपके करीबी है उनसे पूछो, क्या मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ, या मैं रिसर्च कर सकता हूँ, या मैं टेक्निकल फील्ड में जा सकता हूँ, या बैंकिंग फील्ड में जा सकता हूँ। आपको जो बेटर लगे एक बार अपने आप से बात करिए, उसके बाद अपना खुद प्लान बनाइए, पढ़ाई करिए, बहुत जल्दी आपका सफलता कोई न कोई फील्ड आपको मिल जाए। कोई व्यक्ति खाली नहीं बैठा होगा, जिससे मेहनत करने की हिम्मत हो, वो सेट हो ही जाता है। और किसी से कंपेयर मत करना कि वो मुझसे बेटर है या वो मुझसे बेटर, आप किसी से और लाख गुना बेटर हो। जो काम वो कर सकता मैं नहीं कर सकता। वही कहावत, जो काम तलवार करे वो सुई ना कर सके, और जो सुई करे वो तलवार ना कर सके, होता है ना। तो आप जो कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता आप नहीं कर सकते। सबके लिए सबकी सोच, एक ही घर में आप मान लीजिए 2 भाई बहन हो, लेकिन वही 2 भाई बहन मान लीजिए माँ के पेट से जन्म लेते हो, वही खून पानी दोनों के अंदर है, लेकिन सोच कैसे फर्क हो जाती है ना। यही सोच आपको अलग बनाती है। तो कभी भी किसी से कंपेयर मत करना कि वो व्यक्ति इतना नॉलेजेबल है, वो व्यक्ति कम नॉलेजेबल है, मेरा तो नंबर नहीं आ रहा। हो सकता है आपको वो फील्ड आपको पता नहीं मुझे किसमें जाना है। लाखों 11 लाख बच्चों पेपर देते हैं, उसमें पास होते कितने पास होते, हजारों में भी नहीं होते। तो ये पॉइंट क्यों हो रहा, बाकी कहाँ सब चले जाते हैं। इसीलिए आपका जो फील्ड होगा वो आप खुद अपने एक बार बैठ कर सोचो कि मुझे कौन सा फील्ड अच्छा लगता है। चलो ये बीच में मैंने आपको मोटिवेट किया, चीज़ें बताया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन ये बेसिक चीज होता है। अगर हम बात करते हैं लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप, अब ये सेम टू कंडीशन अगर करते हैं लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये सेम टू सेम यही वाला कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे से कोरिलेट होता है। अब जैसे लिमिट लायबिलिटी मीन्स क्या होता है, जैसे आपकी दायित्व होती है, लायबिलिटी मीन्स आपके दायित्व।
अब दायित्व क्या होता है, जैसे आप बैलेंस शीट पढ़ते हो, लिमिट लायबिलिटी, कोई चीज आप बेचते हो, कोई चीज खरीदते हो, इसकी एक्ट 2002 है, 2002 में लाया गया। अब इसमें एक लिमिट लायबिलिटी की बात करता है, जैसे आप कभी बिजनेस करो, इतना भी ज्यादा आप उधारी मत कर दो, इतना भी ज्यादा नगद मत कर दो, ये लिमिट की बात करते हैं। एक सीमित में, एक बैलेंसिंग अप्रोच में चीजों को पार्टनरशिप चलते रहना। सिंपल सी बात है, व्यवहारिक चीज बताते हैं। आप हो, आपका कोई दोस्त है, अगर आप एक लिमिट भर रहेंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके लाइफ में बार बार उसको ये नहीं कहोगे और क्या हाल है, क्या लाइफ में चल रहा है, क्या अचीवमेंट कर लिया, ऐसा तो है नहीं को जाके चांद तोड़ के लाके धरती पर रख देगा। अरे जैसे आप जीतो वैसे वो भी जीता है भाई, इसमें कोई नया चीज़ तो है नहीं। तो बस एक जो रियलिटी है, जो वास्तविक रूप है, उसी में बात करो ना। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप रूप में काम करते हो, 2-3 पार्टनरशिप हो, तो उतनी ही बात रखो, उतनी शेयरिंग करो जितनी आवश्यकता है। एक्सेस से ज़्यादा उस पर आप पता चला आपको कुछ आपने ज़्यादा पैसा लगा दिया, तो ऐसे आप लीडरशिप बन गए हो, बार बार उसके सर पे आप बोझा बन गए, डंडा लेके तैयार हो, देखो भाई आपने बिजनेस को लॉस कर दिया। होता नहीं, कभी कभार मैं देखता हूँ बैंकिंग सेक्टरों में, आजकल प्राइवेट सेक्टरों में काम कुछ नहीं होता है, बकवास ज़्यादा होता है। क्या करते हैं, जो आपका एमडी होता है, सीईओ होता है, ये सब मैनेजर, ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं, आपस में बात करेंगे, जो वर्कर होते हैं उन पे प्रेशर देते हैं। प्रेशर देने से काम थोड़ी होता है। मोटिवेट करो, उनको उत्साह बढ़ाओ, तो वो कंपनी आगे बढ़ेगी, अपने आप काम करेगी। ये चीज़ें इसीलिए बात करता है पार्टनरशिप का। अगर कोई पॉइंट है, कोई बिजनेस है, लिमिट में होना चाहिए, लायबिलिटी जो हो, दायित्व हो, बस काम चलते रहना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई करते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दिन भर किताब लेके बैठे रहो, ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन घूमते रहो। लिमिट भर करो, 5 पेज पढ़ लिया, उसको च्यूइंग, जैसे होता है चिलगम होता है, च्यूइंग करो। च्यूइंग मतलब चबाना, उसको याद करो, मेमोराइज करो, उसको एक प्रकार से इम्प्लीमेंट करो, लागू करके देखो। अगर मैं मान लीजिए कॉमर्स पढ़ा, और कॉमर्स फील्ड पढ़ने के बाद क्या ये बिजनेस का पार्ट है, बी प्रैक्टिकल सोचना शुरू करो, तो आपके लिए बढ़िया है। तो जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं 5 पेज तो पढ़ा, लेकिन उस 5 पेज के बजाय 10 पेज कितना मैंने सोचना शुरू कर दिया। जिस दिन आपके अंदर थिंकिंग प्रोसेस बढ़ गया, कॉग्निटिव, टीचिंग एप्टीट्यूड में आप पढ़ते होंगे कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव मीन्स थिंकिंग प्रोसेस, आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाइए। तो ये पॉइंट होता है लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब लिमिट में होना चाहिए, एक्सेस ना हो ना लो हो, मिड पॉइंट में होना चाहिए। अगला पॉइंट हम बात करते हैं आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जीएसटी क्या 2017 में लाया गया, इसके पूछा जाए कौन सा कमेटी था, कब लाया गया, कौन सा आर्टिकल था, ये बेसिक चीज यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और जीएसटी जब लाया गया तो इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, मेन पॉइंट इसके बात करते हैं। देखिए, कनाडा के बेस पे ही जीएसटी को बनाया गया, उसका बेसिक आधार लिया गया, भारत में भी बनाया गया, 122वां संशोधन था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। और अब इसमें जो पूछा क्या जाता है, पहली पॉइंट, इसकी कमेटी जब बनी, कब लाया गया, पहला बिल कब पास हुआ, तो पुराना जाएंगे 2006 में एक बार आया, फिर 2008 में, फिर उसके बाद 2011, फिर उसके बाद 2017 में इसको लागू किया गया। एक प्रोसेस बहुत पहले से ही चल रही थी, जब यूपीए गवर्नमेंट भी थी। जीएसटी जब आपको पढ़ना है तो पहले इसको बैकग्राउंड में जाओ, कौन सा संविधान का आर्टिकल है, किस देश से इसको ज़्यादातर कहते हैं, किस देश से ज़्यादातर प्रभावित हुआ, तो वहाँ से आप देखो। तो ये पॉइंट होता है, कौन सी कमेटी थी, कितने कमेटी मेंबर थे, ये बेसिक पॉइंट को पढ़ना है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, एक ही चीज बात है। पहले होता है टाइप्स ऑफ जीएसटी, एक होता है जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या कहता है, जीएसटी ये कर दिया, पहले जो टैक्स होता था, मान लीजिए ये मेडिसिन है, मैंने दवा लाया था, बीच में तबीयत ठीक नहीं थी, मान लीजिए कोई दवा का है, अभी बनती है मान लीजिए शिमला में, ठीक है, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग शिमला में है तो जो बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती तो वहाँ सब कुछ आता था, लेकिन वो जब बेचता था तो प्राइस बढ़ा के बेचता था। तो पता चला जब शिमला में बिकती होगी तो वहाँ पर
भाई इसकी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट वगैरह कम आती होगी, तो वहाँ सस्ता था, लेकिन पता चला यही दवा आपको तमिलनाडु बेचा जाता महंगा जाता था। तो सरकार ने क्या कर दिया, इन पे टैक्स लगाया। बोला कि देखिए आपका जब ट्रांसपोर्टिंग खर्च होगा वो हम दे देंगे, बट बोला कैसे, बोला देखिए हम इसका रेट जो आपका शिमला में है वही रेट आपका तमिलनाडु में होना चाहिए, लेकिन इसमें अगर मान लीजिए 18% टैक्स होगा तो 9% सेंटर का होगा और 9% स्टेट का होगा। ये होता था जीएसटी। लेकिन जो रेट होगा कहीं भी ये दवा बिकेगी ऑल ऑल इंडिया मतलब पूरे भारत में, तो रेट वही होगा। 50 रुपया है तो 50 रुपया होना चाहिए। ये पहली पॉइंट। अब इसमें जीएसटी भागों में कैसे बांटा गया, आई जीएसटी, सी जीएसटी, यूटी जीएसटी। आई जीएसटी मीन्स होता है, आई मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य तक का, जिसको बोलते हैं स्टेट। तो एक राज्य से दूसरे राज्य के जिसको बोलते हैं एस जीएसटी। आपने मान लीजिए यूपी में कोई प्रोडक्ट बना और उसको बेच रहे हैं मान लीजिए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जैसे अगर बन रही है, सॉरी यूपी में अगर बन रही है तो उस पर 18% टैक्स लगा है। तो क्या करेगी सरकार, अगर मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट बेच कहाँ रही है, महाराष्ट्र, तो 18% किससे वसूल लेगा, डायरेक्ट किसको लिया, यूपी से, लेकिन 9% किसको देगा, महाराष्ट्र को। ये क्या करता है, इन दोनों को बैलेंस कर देता है। यही चीज़ है जीएसटी का मतलब, यही है कि रेट बराबर होना चाहिए। और कोई प्रोडक्ट बनेगा तो अगर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर टैक्स लेगा और जहाँ पर बिकेगा वहाँ टैक्स नहीं लेगा। ये पॉइंट याद रखना। तो जीएसटी होता आई जीएसटी, सी जीएसटी। सी मतलब सेंट्रल का, आई मतलब स्टेट का, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट आपका होता आपका यूटी। यूटी मतलब जो भारत में टोटल केंद्र शासित प्रदेश है। अब जैसे आपके मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है। अभी स्टेट इसको बनाया नहीं, अभी यूटी चल रहा था, लेकिन देखिए अब हो सकता है इसको स्टेट कर दिया जाए। स्टेट करेंगे तो 29 हो जाएगा, स्टेट नहीं होगा तो 28 राज्य होगा। तो जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, दादर नागर हवेली, इनको जोड़ के बना दिया। ये बेसिक चीज़ें आपको क्या करना है, ये जो यूटी में लगता है टैक्स, इनको भी अलग रेट रखा गया है। तो जीएसटी बेसिकली इसमें बांटा जो गया है एस जीएसटी, आई जीएसटी, यू जीएसटी, यू मतलब यूनिटेरियन केंद्र शासित प्रदेश, आई मतलब स्टेट, इंटर स्टेट ये एक प्रकार से आपको, या इंटर स्टेट बोलते हैं। एक होता है आपका सी जीएसटी, सी मतलब केंद्र से। इस प्रकार से इसको बांटा गया है। एस जीएसटी मतलब ओनली जो स्टेट का लगता हो, आई जीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य का, सी जीएसटी मतलब जो केंद्र का, यूटी मतलब जो आपका केंद्र शासित प्रदेश का। तो ये पूरा क्या करता है, केंद्र अगर मान लीजिए 9% लेता है, मान लीजिए टोटल कोई टैक्स है 18%, 18% मान लीजिए कहाँ पर लगा दिया, कोई स्टेट में लगाया है, तो 18 में से 9% किसका होगा, केंद्र का, और 9% किसका होगा, राज्य का। बस यही काम होता रहता है, क्योंकि केंद्र ही वसूलता है। फिर यहाँ पर मान लीजिए 18% है, मान लीजिए 2 राज्य हैं यूपी और बिहार, तो बिहार का 9% कौन हो गया, और 9% यूपी का हो गया। यूपी का अगर मान लीजिए लक्षद्वीप का है तो 9% लक्षद्वीप का, 9% केंद्र। ये ही पॉइंट क्या करता है इनको। लेकिन यहाँ पर जो मैंने यूपी और बिहार बताया, अगर यूपी में कोई वस्तु बनती है तो इससे लेगा 18, और केंद्र क्या करेगा, इससे 9% लेकर के उसको बिहार को दे देता है। ये पॉइंट को याद रखना, नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। जैसे मान लीजिए जीएसटी है, केंद्र मान लीजिए, केंद्र की मान लीजिए सेंटर में कोई चीज़ है, सेंटर की कोई वस्तु है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर 18, तो आपको 18% आपने पे कर दिया, ठीक। लेकिन जैसे स्टेट में आते, स्टेट में पता चला 18 लग रहा है, तो इसमें से क्या करता, 9% ले लेता कौन, सेंटर, और 9% टैक्स किसको दे देता है, स्टेट को। ये समझ में आ गया। एक होता आई जीएसटी, आई मीन्स इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें क्या कर देगा, अगर मान लीजिए यूपी में कोई वस्तु बना और बेचा जा रहा है बिहार में, तो यूपी से कितना वसूलेगा, 18, याद रखना। बाकी कैसे 18 लेगा, 9 इसमें किसका हो जाएगा, सेंटर का, और 9 हो जाएगा स्टेट को दे देगा।
तो यही जो 9 जो लेके कहाँ जाएगा, उसको दे देगा बिहार, जहाँ बेच रहा है प्रोडक्ट। तो सेंटर क्या करता है, मध्यांतर का काम करता है। ये चीज़ आपका यूटी अर्थात यूजीएसटी 9 मान लीजिए यूटी का और 9 किसका हो जाएगा, सेंटर का। अगर मान लीजिए यूटी किसी दूसरे राज्य को बेचता है तो ये अगर जो मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ, यूटी में, बेचा कहाँ गया, मान लीजिए यूपी में, तो ये लाके यूपी को 9% दे देगा। यही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिक चीज़ यही आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों ये आज हमने बात किया बिजनेस लीगल एस्पेक्ट का, ऐसे लेक्चर के माध्यम से। हाइब्रिड मोड पे जो एग्जाम होगा, फिर बोलते हैं कि इसका अटेम्प्ट कम कर दिया जाएगा, फिर बोलते हैं इसमें कुछ और भी आपका जो एलियोपैथिक करके पता नहीं क्या उसमें विज्ञान को उसको लाके जोड़ दिया गया। 83 सब्जेक्ट था, 84 सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर बोलते हैं कब इसमें नेगेटिव मार्किंग कर दिया जाएगा। ये फिर उसके बाद इनका देखो और क्या नया आता है, कॉन्सेप्ट आता है। तो ये बेसिक इनका जो आजकल चल रहा है, कमेटी है, राधा कृष्ण कमेटी के अधीन पर बैठ करके बैठक करते हैं। तो आप इन सब अफवाहों मत फंसिए, उनको जो करना नेगेटिव करे, पॉजिटिव करे, अटेम्प्ट खत्म करे, तो क्या करे, आप टेंशन मत लो। जिनका जो अटेम्प्ट देना होगा वो तो देंगे, जिनको नहीं देना भाई साइड में हो जाएंगे, ऐसी बात तो है नहीं। अब रही बात, ऐसा है नहीं कि वो अटेम्प्ट खत्म करेंगे, ऐसा नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग करेंगे। आप नेट क्वालिफाई करके डायरेक्ट आपको जॉब नहीं मिलता। आप नेट क्वालिफाई करोगे, पढ़ाने का प्रैक्टिस करोगे, आप नॉलेज का और इम्प्रूवमेंट करोगे, देन उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में आप चेक करोगे, वैकेंसी है तो अप्लाई करोगे, इंटरव्यू दोगे, तब जाके आपकी नौकरी लगती है। अब उसको पास करने के लिए अभी से इतना रोक टोक लग जाएगा तो बच्चा कौन तैयारी कर पाएगा। इसलिए अपने दिमाग से तरह तरह की अफवाहों को हटाइए, और जितना यूट्यूब पे खबरें आती हैं इन पे ध्यान मत दीजिए। आधे तो बेवकूफ़ बनाते हैं व्यूज़ कमाने के चक्कर में, बच्चों को ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद करते हैं। जो व्यूज़ के लिए काम करे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ये जो बोलता है ये समझ जाओ वो सिर्फ ओनली अपने व्यूज़ के लिए आता है, अपना चैनल चलाने के लिए आता है, आपका भला करने के लिए कभी नहीं आता। भला करने वाला कभी आपको बोलेगा नहीं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। भाई क्यों करे, क्यों लाइक करें हम, क्यों सब्सक्राइब करें, हो कौन। अच्छी क्वालिटी रहेगा कर देंगे, अच्छा नहीं रहेगा क्या करेंगे हम। हमारा मन, हमारा राइट है, राइट इन्फॉर्म है, राइट है हमारा, हम करें या ना करें, कौन होते हैं। पढ़ाओगे नहीं, एक अच्छा टॉपिक पे कभी बात नहीं, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ये कर दो, वो कर दे, क्यों कर दे। करना होगा हम खुद कर दें। इसलिए कहते दोस्तों, मैं तो खुद, मेरा भी है, मैं तो कभी नहीं बोलता मेरा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैं तो कभी नहीं कहूँगा दोस्तों। मेरे अंदर अगर क्वालिटी होगा, गुण होगा, तो लोग खुद अपना देखेंगे। मैं कभी नहीं किसी कहता कि ये करो, ये जो मैं करता हूँ मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ा देता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, तो खुद से मैं भी सीखता हूँ। मुझे पैसे कमाने के लिए मैं काम नहीं, पैसे के लिए यहाँ मैं खड़ा नहीं हूँ। पैसा कमाने बहुत स्रोत है, मैं किसी भी आज भी चला जाऊँ पढ़ाने के लिए, कहीं भी चला पैसा मुझे मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर अगर हुनर है, टैलेंट है, तो आप बेरोजगार नहीं हो। आपके अंदर अगर हुनर और टैलेंट नहीं है तब आपको सोचने वाली बात है। तो ये जो आजकल भिखारियों की तरह ना लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सब नौटंकी जो बोलता है, मैं तो कहता हूँ दोस्तों तुरंत वहाँ से निकलो। कंटेंट अगर ढंग का देता, पढ़ाता, आपका अगर भला होता, भाई आप अपना समय देते हो 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, आप अपना इंटरनेट खत्म करते हो, अपना इंटरनेट 300 रुपये रिचार्ज करते हो, आपका ख़त्म होता है। अब आपको वो चीज़ का ना मिले, क्वालिटी ना मिले, तो क्यों हम करें। पहली चीज़ मैं तो बहुत से लोग को देखता भी रहता, मैं तो कभी किसी को लाइक सब्सक्राइब नहीं करता। जो मुझे जेन्युइन लगता है मैं उसको लाइक भी करता हूँ, सब्सक्राइब भी करता हूँ, कमेंट भी कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई व्यक्ति बन गया है, बट मुझे जेन्युइनिटी लोग पसंद आते हैं, फेक लोग बिल्कुल पसंद नहीं। फेक लोग के चक्कर में ही आज लोग गुमराह हुए हैं। फेक व्यूज़ बनाने के चक्कर में यूजीसी नेट ने देखिए ये नया मॉडल ला दिया, यूजीसी नेट ने राधा कृष्ण कमेटी के माध्यम से ये कर दिया।
इतना तो यूजीसी नेट नोटिफिकेशन जारी नहीं करता जितना आजकल यूट्यूब पे अफवाहें फैला देते हैं। मैंने कभी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं बताता, मुझे पता है हमारा काम है पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना। जो जेन्युइन चीज़ एग्जाम का टाइम आएगा, फार्म का दिन आएगा, उसको बता देंगे। डेट आ गया आजकल तो बच्चों को पता ही चल जाता है, इसमें बताने वाली क्या बात है। काम की चीज़ है, याद रखो काम की चीज़ ये है, इससे आपका लाइफ चलेगा। नोटिफिकेशन से लाइफ नहीं चलती, वो हर मिनट में उनका कुछ ना कुछ आता रहेगा, उनका माइंड हमेशा स्विंग करता रहेगा। चाय पानी लेके बैठ गए, फ्रस्ट्रेट दिमाग है, सैलरी नहीं मिला, दिमाग खराब है, सोचेंगे नया नियम बना देते हैं, रेट बढ़ा देते हैं आपकी फीस का। उनको करना क्या है, कुछ भी कर देंगे। डेमोक्रेसी भाई, सबको राइट है। तो इस चीज़ को याद रखो, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखो। अगर आपका कोई दोस्त हो, कोई फ्रेंड हो, अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड आपसे बात करे, उसी से बात करो। टाइम पास कोई अगर करे तो साइड में करो। टाइम पास वाले आपका ज़िंदगी तबाह कर देंगे। आपका काम तभी आप बेहतर बनोगे जब आप पढ़ाई करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे। ऐसा समय आ गया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आज के दौर में जिनके पास पैसा है, जिनके पास हुनर है, उन्हीं को लोग पूछ रहे हैं। मैं अपना व्यक्तिगत बताता हूँ, पैसा नहीं होता तो लोग बात भी नहीं करते। कभी किसी करीबी से ज़्यादा नहीं, एक दिन उससे बोलो 1000 रुपये दे दे, और दो तो आज दिया, दूसरे दिन मैसेज, भाई वापस कब करेगा। इसका मतलब है आपकी कोई कीमत वो नहीं समझता। और जिस दिन आप सेटल हो जाओगे, अगर उससे आप पैसा भी ले लिए तो जल्दी मांगेगा नहीं। ये चीज़, साइकोलॉजिकल चीज़ को पकड़ो। और सबसे बड़ी बात है यह, फिर पढ़ाई को मैं बार बार यही कहूँगा दोस्तों, जो आपको सही इंफॉर्मेशन, सही कंटेंट, सही नॉलेज मिलती है, कहीं से मिले उसका देखो। और जो बकवास करते हो, हर मिनट के बाद उनका रील पे आ जाए, मैं भी कभी कार्ड डाल दिया, मैं ऐसा चीज़ नहीं करता। मेरा रील अगर मिलेगा तो एक दो होगा दोस्त, झूठ क्या बोलूँ। मेरा कहने का मतलब यही है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन ज़्यादा सुनना हमारे लिए ज़रूरी नहीं हो। निगेटिविटी आता मन में, बताओ नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा तो हम पेपर कैसे देंगे। अरे क्यों नहीं देंगे। जिसके अंदर हुनर है, जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, उसके सामने कितना भी चीज़ें बिछा दो, कोई फर्क ना पड़े। अरे जिसको ना करना है उनके लिए चाहे फूलों की सेज बैठा दो, वो तो फूल पे भी चलेगा, सो जाएगा। अरे हमें कांटे ही पसंद है, दौड़ रफ्तार तेज हो जाती है। कांटों पे चलोगे ना तो आपके दौड़ की रफ्तार तेज हो जाती है। और वही फूल बिछा दो ना तो उस पर आप सो जाओगे। इसलिए आराम नहीं चाहिए, कष्ट चाहिए, दुख चाहिए। दुख ही आपको आगे बढ़ाएगा, संघर्ष ही आपको आगे बढ़ाएगा। बाकी ये सब मोटिवेशन लोग करते हैं, मोटिवेशन से हवा भरते हैं, कुछ करते नहीं हैं, बाद में कुछ नहीं होता। मोटिवेशन अगर आता है तो कहते नहीं, खाली जेब और खाली पेट, बहुत बढ़िया सिखाता है। बस आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना अपनों का ख्याल रखिए। जो समय है उसको भरपूर एंजॉय करो, पढ़ाई करो और अफवाहों से बचो। आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अफवाहें भी फैलती हैं। नमस्कार।